हेलो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का जो वीडियो है इसको बनाने का ट्रिगर मुझे मिला जिस टाइप का स्ट्रगल इन दिनों कंट्री में चल रहा है बिटवीन द टॉप लीडर ऑफ द कंट्री एंड द जेन जी। ये ट्रिगर है इस वीडियो को बनाने का और इस वीडियो का टाइटल है हाउ अ बैचलर लीडर इज स्ट्रगलिंग विद जेन जी। एंड इसमें समझेंगे इस चीज को कि ये जो स्ट्रगल हो रहा है ये एक्चुअली में क्यों हो रहा है और कैसे ये अवॉइड नहीं हो पा रहा, अंडरलाइंग रीजन क्या है। और ये स्ट्रगल आपको जान के सरप्राइज होंगे आप, ये कंट्री लेवल पे तो आपको होता दिख रहा है, सब टीवी चैनल इस चीज की रिपोर्ट कर रहे हैं, पर ये स्ट्रगल हर फैमिली के लेवल पे भी हो रहा है। पर वहां पे इसकी रिकॉर्डिंग कोई सोशल मीडिया नहीं कर रही, कोई टीवी चैनल नहीं कर रहा। तो हर फैमिली में भी ये स्ट्रगल है बिटवीन द टॉप लीडर एंड द जेन जी। ठीक है, तो इस चीज को इस वीडियो पे बड़े ही अच्छी तरीके से समझेंगे। लास्ट तक इस वीडियो को देखना एंड इस अंडरलाइन कॉज को समझने के बाद क्या सॉल्यूशन निकल सकता है इस स्ट्रगल से बचने का या स्ट्रगल को सॉल्व करने का, वो टुवर्ड्स द एंड में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैमिली लेवल पे, कंट्री लेवल पे कॉज यही है, कॉज सेम है स्ट्रगल का जो हो रहा है आज की डेट में। पर प्रॉब्लम यह है कोई इसको समझना नहीं चाहता और इस पर वर्क करना नहीं चाहता, और ये चीज हर सक्सेसिव जनरेशन के संग कहीं ना कहीं आपको फेस करनी ही पड़ती है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। अब क्या है जो हम देख रहे हैं, देश के पीएम जो स्ट्रगल कर रहे हैं जेन जी के साथ, जिस टाइप से इसका एक बार इनका, फिर इसकी एक स्ट्राइक तो इनकी काउंटर स्ट्राइक, फिर इनकी एक स्ट्राइक तो इनकी काउंटर स्ट्राइक, ऐसे चल के इन दोनों के बीच में एक तरीके का गिव एंड टेक चल रहा है। ठीक है, अब पीएम एंड जेन जी दो अलग अलग साइड्स पे खड़े हैं। ठीक है, दोनों की पोजीशन लेवल अलग अलग है। ठीक है, दोनों का पावर स्ट्रेंथ लेवल अलग अलग है, अथॉरिटी लेवल अलग अलग है, पर दे आर डीलिंग विद द सेम प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है जो इशू आपको हिट करता है, आपकी लाइफ को इंपैक्ट करता है, उस इशू पे आप कैसे रिएक्ट करते हो। ये है अंडरलाइंग एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिस वजह से ये दोनों जो लोग हैं पीएम एंड द जेन जी, ये भिड़े हुए हैं आज की डेट में। ऐसा इशू जो आपको आपकी डेली लाइफ पे इंपैक्ट करे, आपके फ्यूचर को इंपैक्ट करे, आपकी रेप्यूटेशन को इंपैक्ट करे, इमेज को इंपैक्ट करे, उसके संग आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसा आप एक डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हो अकॉर्डिंग टू द पावर विच यू हैव, अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी दैट यू कैन एक्सरसाइज। उस ये पूरा स्ट्रगल ये चीज बताता है। अब जेन जी को एक इशू हिट किया, वो हिट किया पेपर लीक। इस पेपर लीक की वजह से जेन जी का फ्यूचर पूरी तरह इंपैक्ट हुआ, उसकी सारी कितने ही महीनों की, सालों की मेहनत बर्बाद हुई, उसके पेरेंट्स के एफर्ट, पेरेंट्स का पैसा, पेरेंट्स का टाइम पूरा बर्बाद हुआ जब ये पेपर लीक हुआ। ठीक है, बच्चा तो जो डिस्टर्ब हुआ ही, क्योंकि एक पेपर देने के बाद जो एक फ्रीडम, जो एक शांति एक्सपीरियंस करना चाहता था वो बच्चा, वो हट गई, वो छिन गई उससे, क्योंकि उसको जब पता चला उसका पेपर लीक हो गया और इसका रीटेस्ट देना पड़ेगा, तो फ्यूचर के सारे प्लान्स इंपैक्ट हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जो इंपैक्ट करा था जेन जी को। इस इशू को इंपैक्ट करने पे जेन जी ने क्या करा, जो उसके विद इन द स्कोप ऑफ देयर पावर, देयर अथॉरिटी था, वो था हंगर स्ट्राइक एंड पीसफुल प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। तो वहां पे जेन जी पहुंचे और जेन जी वहां पे सोनम वांगचुक ने भी वहां पे हंगर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करा और वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट वहां पे रही। और जेन जी की जो डिमांड थी, जो इस इशू की वजह से थी, वो थी कि एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। अब ये चीज स्टार्ट हुई, हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हुई, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई और कुछ समय तक चली। कोई सामने की तरफ से, जहां जो दूसरी पार्टी थी उसकी तरफ से कोई भी इस चीज को एड्रेस नहीं किया गया। इस प्रोटेस्ट के लिए सामने आके, पब्लिक स्पेस में आके इनसे बातचीत नहीं की गई, किसी भी टाइप की कोई भी ओपिनियन या किसी भी टाइप का ये दिखाना कि यस ये कंसर्न जेन्युइन है और आपकी ये जो मांग है इसके ऊपर हम कैसे, क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी सामने की तरफ से बातचीत नहीं गई। टोटल आइसोलेटेड रहे दूसरी वाली पार्टी।
अब क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट फिर जब इशू पे कोई सुनवाई नहीं हुई, ये इशू चलता रहा, तो ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ी और पार्लियामेंट की तरफ इन्होंने बढ़ना स्टार्ट करा। अब क्या हुआ, जो दूसरी ये टॉप पार्टी थी, टॉप लीडर थे, इनको अब ये चीज कंसिडरेशन में आने लगी और इन्होंने अब इस प्रोटेस्ट को अभी भी एड्रेस नहीं करा, बल्कि फोर्सफुली विड्रॉ करने की कोशिश करी। अब फोर्सफुली विड्रॉ करने के लिए इन्होंने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस ने फिर इस प्रोटेस्टर्स पे, जो जेन जी प्रोटेस्ट कर रही थी, इसके ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज करा, आंसू गैस करी, पैलेट गन से हमला करा और यहां तक कि कुछ एरियाज में AK-47 से भी अटैक किया गया इन प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए। अब हुआ ये सब होना चाहिए था, इसकी जगह पे होना चाहिए था पब्लिक मीटिंग, पब्लिक एड्रेस, आमने सामने बैठ के बातचीत, ठीक है, एंड जो उनकी मांग है, जो जेन्युइन मांग थी रेजिग्नेशन की, उसको पूरा कर देना। पर इन सब में लॉन्ग डिले होता रहा और सामने से आपने करवा दिया लाठीचार्ज। अब इससे जो दूसरी पार्टी है, जो इशू से ऑलरेडी परेशान है और अपने फ्यूचर को लेके डिस्टर्ब थी, वो और ज़्यादा एग्रेसिव हुई, एजिटेट हुई, आक्रोश उसमें पहले से ही था, वो और एम्पलीफाई हुआ, फ्रस्ट्रेशन और ये सब होने के बाद जेन जी ने गाली दे दी। और ये जो गाली दी ना, अब ये गाली जिसको दी गई टॉप लीडर को, अब उस टॉप लीडर के लिए ये गाली बन गया मेन इशू, ये गाली बन गया मेन इशू। और अब वो इस मेन इशू से वो इम्पैक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी रेपुटेशन, उनका इमेज, उनका एक कंट्री लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कैसे उनको क्या टाइप का बोला गया पब्लिक के द्वारा, ये चीज से उनका पूरा एक इमेज, जो एक उनका वो था पूरा ऑरा, वो पूरा माइनस हो गया, पूरा माइनस हो गया। अब ये चीज उनको खटक गई, ये चीज इनको ईगो पे हर्ट हो गई। अब आप धीरे धीरे ये चीज चेक करना स्टार्ट करो कि ये जो चीज कंट्री लेवल पे हो रही था टॉप लीडर के साथ, ये क्या हमारी फैमिलीज में भी होती है टॉप लीडर के साथ? अगर जेन जी कोई बात को प्रोटेस्ट कर दे, कोई बात को मानने से मना कर दे, कोई सही बात के लिए स्टैंड ले ले और गलत बात को कॉल आउट कर दे जो टॉप लीडर है उसकी, तो क्या तब भी टॉप लीडर अपनी ईगो पे ये बात ले लेता है और फिर तब बदतमीजी से बोला और तुमने गंदा बोला और फिर इमोशनल जो भी वो ब्लैकमेल होता है और जो भी तरीके होते हैं, खाना नहीं खाना, मुंह फुला लेना, बात नहीं करना, ये सब टाइप से फैमिलीज में भी होता है। आपने नोटिस किया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताना। अब ये दो इशू बन गए। अब दो इशू में ये गाली वाला इशू पकड़ लिया कंट्री के टॉप लीडर ने, क्योंकि उनके ईगो पे बात आ गई, उनकी रेपुटेशन और इमेज पे बात आ गई। अब इस ईगो को शांत करने के लिए, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने एक लड़की जो 15 साल की थी उससे माफी बनवा के वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे लेकर आए, ताकि ये पता चले कि जिस लड़की ने वो गाली दी, वो गाली के लिए वो शर्मिंदा है, उसने माफ़ी मांगी गई और मतलब उसने माफ़ी मांगी जो पीएम है उनसे। एंड ये सब करके एक 75 ईयर ओल्ड जो पीएम है हमारी कंट्री के, उनकी ईगो सेटिस्फाई हुई एक 15 साल की बच्ची से माफ़ी बनवा के। और आपको क्या लगता है, क्या ये माफ़ी जेन्युइन थी या फोर्सफुली कंडीशन में अंडर प्रेशर मंगवाई गई? जिस तरीके से घर पे भी बड़ों का इमोशनल ब्लैकमेल होता है और पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर होता है कि बात नहीं करना, अलग अलग टाइप के कमेंट मारना, टॉन्ट मारना, और फिर जब बच्चा सॉरी बोल दे तो वो जो टॉप लीडर है घर का, वो कूल डाउन हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अंडर प्रेशर इस लड़की ने भी माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद ईगो सेटिस्फाई यहाँ की हो गई। अब अगर उस लड़की पे FIR का प्रेशर ना हो, उसके संग किसी भी टाइप का प्रेशर टैक्टिक, प्रेशर गेम ना खेला जा रहा हो, कोई भी ब्लैकमेल ना किया जा रहा हो, और फिर भी अगर ये माफ़ी मांगे, देन वो जेन्युइन माफ़ी मांगना कहलाएगा। तो यहाँ पे वो माफ़ी जिस भी कंडीशंस में मांगी गई, फिर वो माफ़ी मांगी गई एंड उससे ईगो सेटिस्फाई हुई कंट्री के टॉप लीडर की। तो अब आप देख के ये समझो कि एक्चुअल इश्यू जो पेपर लीक का था, उससे जो पार्टी इंपैक्ट हुई थी, उसने जब आवाज़ उठाई और आवाज़ उठा के जब उसकी सुनवाई नहीं हुई, फिर वो गाली का जो पॉइंट आया और वो गाली फिर इशू बन गया टॉप लीडर के लिए। अब यहाँ पे सेम इशू के लिए कैसे कैसे रिएक्ट करा। अब जो जेन जी है उसने रिएक्ट करा प्रोटेस्ट करके, हंगर स्ट्राइक करके, पर जो टॉप लीडर है उन्होंने अपना जो इशू था गाली वाला, उसके लिए कैसे रिएक्ट करा, फोर्सफुली रिएक्ट करा,
अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का मिसयूज करके रिएक्ट करा, पब्लिक में आकर पब्लिक को एड्रेस करना, जेनजी को एड्रेस करना, ये उन्होंने नहीं करा। अपने मन की बात के लिए तो इतनी रीलें बना बना के डाल दी, पर जो जेनजी के मन की बात है वो कहीं भी सामने नहीं आई। यही घरों में भी होता है, यही सब कुछ फैमिलीज में भी होता है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें मतलब ये बोला जा रहा है कि जो टॉप लीडर हैं कंट्री के वो कहते हैं कि इट इज़ अ कल्चरल शॉक। अब यहाँ पे ये बात, हाँ दिस इज अ कल्चरल शॉक, पर ये आपको गाली जो दी जेन जी ने, वो भी एक लड़की ने गाली दी, आपको कल्चरल शॉक क्यों लग रहा है? ये वही लड़कियां हैं, ये वही एक सेक्शन है सोसाइटी का जिसके अगेंस्ट इतने क्राइम होते हैं, जिसके अगेंस्ट आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के, आप ही के पार्टी के कितने लीडर्स इनके अगेंस्ट क्राइम में ऑलरेडी कोर्ट ट्रायल्स में एक्यूज्ड हैं, उन पे कार्रवाई चल रही है। ये वही सेक्शन है सोसाइटी का, और इन्हीं से आपने माफ़ी मंगवाई ज़बरदस्ती, एंड आपने अपनी ईगो सेटिस्फाई करी। ठीक है, आपके ही पार्टीज़ की, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली में कितनी ज़्यादा हेट स्पीचेस दी जाती हैं, कितनी ज़्यादा एक दूसरी सोसाइटी के सेक्शंस के ऊपर बुरा भला कहा जाता है, उनको गालियां तक दी जाती हैं। ना सिर्फ रैलीज, पार्लियामेंट हाउस में जब ये लोग आपस में बहस करते हैं, कितने वीडियोस, कितनी क्लिप्स हमने देखी हैं जहां इन लीडर्स के मुंह से भी गाली निकलती है। तो ये वहां पे ये खुद कंट्री के टॉप लीडर जो पीएम है मौजूद होते हैं, वहां पे इनको कभी उस गाली से उतना ज़्यादा धक्का नहीं लगा जितना ज़्यादा धक्का उस 15 साल की जेनजी की लड़की की गाली से लग गया। तो मतलब बच्चे की गाली से ज़्यादा बड़ा धक्का लगता है और ज़्यादा इमेज डिस्ट्रॉय होती है एज कंपेयर टू पार्लियामेंट में पढ़ने वाली गाली से। तो यहाँ पे ये चीज़, ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये यहाँ पे क्लियर दिखता है कि जैसे आप अपने इशू के लिए इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो कि वो इशू आते ही आप बौखला गए, आप एकदम अपनी इमेज कैसे प्रोटेक्ट करें और इसके डिफेंस मैकेनिज्म में लग गए, और उन बच्चों के अगेंस्ट आपने जो भी प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए और माफ़ी मंगवा के उस स्ट्राइक को काउंटर करा उसका इम्पैक्ट को। उसी तरीके से क्या जब बच्चे अपने जेन्युइन इशू के लिए आवाज़ उठा रहे थे, और हालांकि वो सही में एक जेन्युइन इशू था, उनका फ्यूचर उससे इम्पैक्ट होता था, पेरेंट्स की उनकी लाइफ उससे इम्पैक्ट होती थी, तो क्या जब वो उस इशू के लिए आवाज़ उठा रहे थे तो क्या इतना प्रॉम्प्टली, क्या इतना एक्टिवली आपने तब उस इशू को एड्रेस करा, तब उस इशू की सुनवाई करी? क्यों इतना लंबा टाइम लिया उनकी मांगों को पूरा करने के लिए? एंड आप कहते हैं अपनी रीना भी डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है, आप कहते हैं कि मैं माफ करना चाहता हूं, तो माफ कर दो, माफ करना चाहते हो तो। अब बच्चे हैं, अब आपने बच्चों को माय फ्रेंड्स बोल के एड्रेस कर रहे हो, तो भैया माय फ्रेंड्स बोलना और एक्चुअली में फ्रेंड समझना, इसमें फर्क होता है। फ्रेंड्स आपस में ऐसी कभी कभी बातचीत कर लेते हैं, हाँ मैं ये जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि गाली देकर ही बात करनी चाहिए। गाली देना एक डिग्निफाइड तरीका नहीं है कम्युनिकेशन करने का, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गाली के बिना ही बात होनी चाहिए, गाली देने से कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। पर एक बात आप भी ध्यान रखो, आप भी बड़े थे, तो आपने क्या बड़े होने का बड़प्पन निभाया? आपने क्या बड़े होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक जो बड़ा होने का बड़ा दिल रखना होता है, क्या आपने वो रखा? आपने भी वो नहीं रखा। आपने आपकी अथॉरिटी के अंदर जितने हथकंडे आप अपना सकते थे उस प्रोटेस्ट को हटाने के लिए, उस प्रोटेस्ट को विड्रॉ करवाने के लिए, वो सब आपने अपनाए, वो सब आपने अपनाए। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को वहां से ले जाया गया प्रोटेस्ट साइट से, उससे साफ दिखता है कि पावर का कितना अच्छा यूज या मिसयूज वहां पे हुआ। अब यहाँ पे जेन जी के संग ये जो स्ट्रगल चल रहा है फैमिली लेवल्स पे भी या कंट्री लेवल पे भी, उसका सॉल्यूशन है जेन जी को समझना कि भाई जेन जी एक्चुअली में कैसी है, उसके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसको आप जब तक ओवरलुक करते रहोगे, इग्नोर करते रहोगे, तो ये स्ट्रगल से आप कभी भी बच नहीं सकते। ये चीज टॉप लीडर्स को समझना बहुत जरूरी है, भले ही वो कंट्री के टॉप लीडर हों या फैमिली के टॉप लीडर हों। सबसे पहली बात ये है कि अंडरस्टैंड यहाँ पे किसको करना है, कंट्री लेवल पे कंट्री के टॉप लीडर जो पीएम है उनको करना है, पर क्या वो अंडरस्टैंड करने की उनकी जो सिचुएशन है वो कितनी इजी है या डिफिकल्ट है, वो पता लगता है उनके प्रोफाइल से। वो बैचलर हैं, अपनी फैमिली से लिंक उनका कुछ नहीं है, फैमिली छोड़े हुए हैं, अपनी खुद की कोई फैमिली नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, पोते पोतियां कुछ नहीं है। तो वो एक
रियल लाइफ में जेन जी को देख के ऑब्जर्व करके जो चीज समझने की एक पॉसिबिलिटी थी, उनके केस में वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो उनका केस और डिफिकल्ट हो गया इस चीज को समझने में। दैट्स वाई उनको इस चीज के लिए ज्यादा अब एडवाइजेज, ज्यादा रिकमेंडेशन, तो अपने जो एडवाइजरी कमेटी के लोग हैं काइंडली उनको कम से कम ऐसा आप लेके आओ जो आपको इस मैटर पे, जेन जी को समझने के मैटर पे आपकी मदद कर सके। उसके बाद दूसरा, रियलाइज करो इस चीज को। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्योंकि आपकी पोजीशन डिफिकल्ट है तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा जेन जी के समझने में। दूसरा, रियलाइज करो इस चीज को कि जो जेन जी है दैट इज मोर लॉजिकल, टेक एनेबल्ड है। 1 मिनट में अपनी टेक को यूज करके वो पता कर सकती है जो भी पता करना है, सही है गलत है जो भी है। फिर उसके बाद वो करेजियस है टू आस्क क्वेश्चंस एंड सी थ्रू करना आता है उसको, जो भी फॉल्स क्लेम्स, फॉल्स प्रोमिसेस, बिग बिग क्लेम्स बट नो वर्क ऑन द ग्राउंड, ये सब जो भी है जुमलेबाजी, इन सब के सी थ्रू करना आता है। एंड वो कॉल आउट कर सकते हैं व्हाट इज रॉन्ग एंड वो कॉल आउट कर सकते हैं व्हाट इज राइट। वो राइट के साथ स्टैंड ले सकते हैं। यहाँ पे दे कैन इजीली, जो घरों में भी बोला जाता है ना कि बड़े छोटों का लिहाज करो, बड़े बड़े होते हैं छोटे छोटे होते हैं, यहाँ पे क्या है, वो जो जनरेशन है वो लॉजिकल है। वो बात देखती है कि बात ठीक थी या बात गलत थी, वो न्यूट्रल होके बात को देखती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशन, इररिस्पेक्टिव के सामने कौन खड़ा है। तो दैट्स वाई ये बड़े और छोटे और सही बात और गलत बात का जो फिल्टर है ना, इस फिल्टर से आप इस जनरेशन को बहका नहीं सकते, आप उनको फुसला नहीं सकते, उनको आप गलत गाइड नहीं कर सकते, उनको आप मिसलीड नहीं कर सकते। ये जो जनरेशन है ये अवेयर जनरेशन है, इनको आप मिसलीड करना आपके लिए उतना आसान नहीं है जितना आसान आपको मिसलीड करना है आपके लिए महिलाओं को, हाउसवाइफ को, जिनको आप घर बैठे बैठे हर मंथ कुछ दे रहे हो, उन फार्मर्स को जिनको बड़े बड़े स्कीम्स, बड़े बड़े लोन वेवर के ऑफर्स दे दे के जिनको आप मिसलीड कर रहे हो, और वो एक्चुअली में वो बेनिफिट कहाँ तक पहुंच रहा है वो नहीं पता। तो रॉन्ग प्रोमिसेस, रॉन्ग ये फॉल्स बिग बिग क्लेम्स, इसमें ये जनरेशन नहीं आएगी। ये लॉजिकल है, टेक एनेबल्ड है, अवेयर है, इसलिए। अब तीसरा पॉइंट, जेन जी हैज नथिंग टू लूज। उनके पास आज की डेट में कोई एसेट नहीं है, उनको अपना फ्यूचर बनाना है, और फ्यूचर के बनने के रास्ते में जो जो इश्यूज उनके फ्यूचर को बनाने में उन रुकावट बनेंगे, दिक्कत बनेंगे, तो उनका फ्यूचर बनना और डिफिकल्ट उनको दिखाई देगा, जिसकी वजह से वो अपने फ्यूचर के प्रति और अनश्योर होंगे। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का हाल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, पढ़े लिखों को जॉब नहीं मिल रही, एंड लोग पढ़ लिख के फ्यूचर बनाना डिफिकल्ट हो रहा है ड्यू टू पेपर लीक जैसी समस्या। तो जो जेन जी है उसके पास नथिंग टू लूज है, तो वो एक तरीके से डरेगी, तो किस बात से डरेगी। तो यहाँ पे ऐसे ओपोनेंट से फाइट करना, ऐसे ओपोनेंट के सामने खड़ा होना विच हु हैज नथिंग टू लूज इज अ मच बिगर चैलेंज। तो बेटर है आप इस जेन जी की एनर्जी को चैनलाइज करो, इस जेन जी को अपने संग इन्वॉल्व करो, पार्टिसिपेट करो, जिससे कि मैं फोर्थ पॉइंट पे आता हूं, कोलैबोरेट एंड वर्क। लिसन टू द जेन जी, लिसन टू द जेन जी, इन्वॉल्व देम, उनकी पार्टिसिपेशन की वैल्यू करो एंड मेक देम पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यही फैमिलीज में हो रहा है कि जो जेन जी को आइसोलेट करके सारी डिसीजन मेकिंग हो जाती है, टॉप लीडर सारी डिसीजन मेकिंग कर लेता है, जेन जी को सब कुछ हो जाने के बाद पता लगता है, उसको इनिशियल लेवल पे प्रोसेस में इंक्लूड ही नहीं करा जाता। अब जेन जी को जो इशू है, जो उसको फ्यूचर को देखते हुए दिक्कत दे रहा है, वो इशू के लिए तो जेन जी ही सेंसिटिव होगी, वो टॉप लीडर थोड़ी ना होगा। टॉप लीडर को तो अपने घर में बैठे बिठाए अपने कमरे में सारे कंफर्ट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, उसकी दवाई, उसका नाश्ता, उसका न्यूज़पेपर, उसके सैंपल, ब्लड टेस्ट लेने आया तो वो सैंपल भी उसके कमरे से कलेक्ट हो जाता है, उसकी दवाइयाँ, हर चीज़ तो उसके कमरे में है। तो जो जिसका अभी फ्यूचर बनना है या जो फ्यूचर से रिलेटेड इश्यूज को फेस कर रहा है, वही तो आवाज उठाएगा, और उसकी आवाज दबाना सॉल्यूशन नहीं है, उसकी आवाज सुनना, उसको इन्वॉल्व करना, उसके संग बैठ के बात करना, आमने सामने बैठ के बात करना, एंड उसको पार्ट ऑफ द प्रोसेस बना के कोलैबोरेट करके कोई रास्ता निकाल के आगे बढ़ना। लॉजिकल जेन जी भी है। अगर आप एक ठीक बात करोगे, एक फेयर बात करोगे, एक इक्वल ग्राउंड, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक दोगे, तो जेन जी विल ऑल्सो
मतलब विल ऑल्सो आपके संग जुड़ के वो और आगे बढ़ने के काम और ज़्यादा आगे तक अच्छी तरह इफेक्टिवली कर सकती है। वो ज़्यादा एनर्जेटिक है, ज़्यादा टेक एनेबल्ड है, वो इस चीज़ में ज़्यादा आपकी मदद कर सकती है। बात ये है कि जो बात आप करो, जो अपॉर्चुनिटी आप दो, वो फेयर तो हो, वो इक्वल लेवल ग्राउंड तो हो। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं कि ये जेन जी की जो इश्यूज हैं ना सिर्फ कंट्री लेवल पे एड्रेस नहीं हो रहे बल्कि फैमिली लेवल पे भी एड्रेस नहीं हो रहे। और मैंने ऐसे ही कुछ इश्यूज पे जो टॉप लीडर्स के होते हैं, कंट्री के भी और फैमिली के भी, उन दोनों के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया था जो मैं ऊपर लिंक कर रहा हूं, वो आप जरूर देखना। एंड उसमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिस्ट आउट करे हैं। उसको पूरा देख के समझ में आ जाएगा कि कैसे ये दो लीडर्स सेम है। एंड मैंने इस वीडियो में सॉल्यूशन दिया है कि क्यों, कैसे आप ये स्ट्रगल को हम ईज आउट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं एंड एक आगे प्रोग्रेस की तरफ कोलैबोरेशन के साथ बढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप पसंद आया हो। लाइक एंड शेयर जरूर करना इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।